प्रिय विद्यार्थियों, आज की चर्चा में शोध प्रविधि यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि अनुसंधान में हाइपोथेसिस या जिसको परिकल्पना कहा जाता है वह क्या होता है। वास्तव में परिकल्पना का अर्थ होता है पूर्व चिंतन। जब भी हम किसी कार्य को अंजाम देने का प्रयास करते हैं तो उसके पहले हम लोग एक पूर्व चिंतन करते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब आप जूता खरीदने की आयोजना करते हैं तो उसके पहले आप पूर्व चिंतन करते हैं कि जूता मुझे वुडलैंड का लेना चाहिए, एडिडास का लेना चाहिए, बाटा का लेना चाहिए, रिबॉक का लेना चाहिए, कैंपस का लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो यही एक प्रकार से पूर्व चिंतन है। या जब भी हम भविष्य में कोई कार्य करने वाले होते हैं उसके पहले हम मध्यम वर्गीय होने के कारण काफी सलाह मशविरा, चिंतन, चर्चा परिचर्चा उसके संबंध में करते हैं। अगर हमको कार खरीदना है तो कौन सा लें, मारुति का लें, हुंडई का लें, टाटा का लें, इस पर हम काफी विचार मंथन करते हैं, यानी पूर्व चिंतन। ऐसे ही अनुसंधान में जब हम किसी समस्या पर कार्य करने वाले होते हैं तो उसके पहले भी हम बहुत सारा चिंतन और मनन करते हैं। यानी मोटे तौर पर हम इसको कह सकते हैं किसी भी कार्य की पूर्णता के पूर्व किया गया प्लानिंग ही या चिंतन ही परिकल्पना कहलाता है। अनुसंधान की प्रक्रिया में इसके पहले हम लोगों ने ये जाना था कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या होता है, समस्या क्या होता है, समस्या का चयन कैसे किया जाता है, और जब हम किसी समस्या का चयन कर लेते हैं तब आगे हमको क्या करना है, उसके बारे में उसका किस तरीके से विश्लेषण करना है, यह हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना के माध्यम से ही तय होता है। जब हम अनुसंधान करते हैं तो उसकी प्रक्रिया में पहला प्रोसेस है समस्या का चयन और दूसरा प्रोसेस है उस समस्या के विश्लेषण के लिए परिकल्पना का निर्माण। इसीलिए कहा जाता है कि अनुसंधान की प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ, पिलर, यह हाइपोथेसिस है। हम जब किसी समस्या पर कार्य करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसमें हम कारणों की चर्चा भी अवश्य करते हैं। कार्य कारण संबंधों पर भी हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निश्चय करते हैं, परीक्षण करते हैं, और उसके बाद हम उस अनुसंधान के कार्य में कुछ आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि परिकल्पना के निर्माण व परीक्षण के बीच की प्रक्रिया ही वस्तुतः अनुसंधान या रिसर्च है। एक अनुसंधानकर्ता जब किसी समस्या का उचित विश्लेषण करता है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वह परिकल्पना का निर्माण करे, क्योंकि बिना परिकल्पना के निर्माण किए कोई भी अनुसंधान नहीं हो सकते, कोई भी प्रयोग नहीं हो सकते। हम लोग आदि मानव के बारे में सुनते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में सुनते हैं, या मनुष्य के पूर्वज कपि के बारे में सुनते हैं। उसके बारे में झा एंड श्रीमाली ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है कि मानव के पूर्वजों ने अपने एक मस्तिष्क और दो हाथ के सहारे असंभव को संभव करने के लिए कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मनुष्य का जन्म ही असंभव को संभव करने के लिए होता है। तो मनुष्य उस समय चांद को देखता था, वह उसके लिए कौतूहल का विषय था, लेकिन आज अनुसंधान की बदौलत ही हम यह जान सकते हैं कि चांद पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और चांद के बारे में बहुत सारी
गीत और कहानी हमको सुनने को मिलती है, लेकिन ये कहा जाता है कि चांद से ज्यादा बदसूरत और कोई नहीं है। लेकिन फिर भी चांद में जी की वैल्यू क्या है, और मनुष्य चांद तक पहुंचा, पिछली सदी में मनुष्य चांद तक पहुंचा, अब दूसरे ग्रहों तक भी जाने की बात हो रही है। तो मनुष्य किसी के बारे में जब कुछ सोचता है, परिकल्पना करता है, तभी वह उस कार्य को बाद में अंजाम दे सकता है। और जब हम आविष्कारों की चर्चा करते हैं, दुनिया में बहुत सारे आविष्कार हुए, खोज हुए, लेकिन उन आविष्कारों के पीछे परिकल्पना नहीं थी, बल्कि संयोगवश वे आविष्कार हुए थे। लेकिन जहां तक मूल सिद्धांतों की बात है, आविष्कार के बाद मूल सिद्धांतों को विकसित करने के लिए परिकल्पना का निर्माण अवश्य किया गया होगा। व्यवहारिक दृष्टि से परिकल्पना का निर्माण आवश्यक हो जाता है। हम चिकित्सा कार्य के लिए जब एक चिकित्सक यानी फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वह उपचार के पूर्व लक्षण जानता है, रोग जानता है, उसके कारण जानता है, और दवा उसके अनुरूप वह लिखता है। इस तरह चिकित्सक भी रोगी के उपचार के पूर्व एक परिकल्पना करता है और फिर आगे वह उसका इलाज करता है। साथ ही साथ सोशल साइंस में अनेक जो विषय हैं, उसमें व्यक्ति के व्यवहार के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में इसका भी अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ कारण की बहुलता के कारण सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पना का निर्माण बहुत आवश्यक हो जाता है। परिकल्पना एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, और परिकल्पना का निर्माण वास्तव में समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे परिकल्पना के निर्माण के पूर्व हम कुछ अवधारणाएं बना लेते हैं। जैसे आमतौर पर किसी भी छात्र के बारे में, उसका अध्ययन कैसा रहा पूर्व में, यह जानने के लिए हम उसके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? इसलिए पूछते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं वह विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, और सामान्य तौर पर कभी कभी जब मार्क्स के आधार पर चयन किया जाता है तो उसमें बोर्ड के एग्जाम का भी इवैल्यूएशन किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने, अमुक छात्र ने 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में कितने % मार्क्स प्राप्त किए थे। किसी भी छात्र के बारे में या उसके अभियोग्यता या उसके टैलेंट के बारे में जानने के लिए यह एक सरल विधि है। लेकिन कुछ मूलभूत अवधारणाएं भी होती हैं। जब हम अनुसंधान के दौरान प्रश्नावली के माध्यम से उत्तरदाता से बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए उत्तरदाता को ज्ञान अच्छा होना चाहिए और उसकी भाषा भी ठीक ठीक होना चाहिए। इन बातों के मद्देनजर जब हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बार और स्केट्स के लेखन की ओर जाता है, जिसमें उन्होंने परिकल्पना को परिभाषित करते हुए कहा था कि परिकल्पना एक अस्थायी रूप से सत्य माना हुआ कथन है। हम जब अनुसंधान करते हैं तो समस्या के बारे में जो हाइपोथेसिस या परिकल्पना को निर्मित करते हैं वह अस्थायी रूप से सत्य माना हुआ कथन है, जिसका बेस या जिसका आधार उस समय तक उस विषय अथवा घटना के बारे में ज्ञान होता है और इसे नए सत्य की खोज के लिए एक आधार बनाया जाता है। यह डेफिनेशन बार और स्केट्स के द्वारा दिया गया है तथा परिकल्पना किसी समस्या का निर्देशित समाधान है, ऐसा कहा जाता है। और
समस्या के समाधान को जब हम परीक्षण की कसौटी पर कसते हैं तो हम उत्तरदाता के द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी यह परिकल्पना है, इसका उत्तर वह हाँ या नहीं में दे, यस या नो में दे, और संभावित सिद्धांत के अनुसार परिकल्पना परीक्षण योग्य है या कोई भी परिकल्पना सही अथवा गलत है, इसका आकलन करने के पश्चात ही हम उसे परीक्षण के योग्य पाते हैं। सिद्धांत तथा परिकल्पना दोनों के रिलेशन बेहद घनिष्ठ हैं, क्योंकि सिद्धांत के संबंध में जब हम चिंतन करते हैं तभी परिकल्पना का जन्म होता है। निष्कर्ष तौर पे पहले सिद्धांत, फिर उसके आगे समस्या, उसके आगे परिकल्पना और इसके पश्चात एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। वास्तव में अनुसंधान क्या है? नए ज्ञान को प्राप्त करना, और उसके प्रोसेस के बारे में मैंने अभी बताया। थ्योरी, प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, देन नॉलेज। तो इस तरह अनुसंधान के पूर्व जब हम समस्या का चयन करते हैं, उसके पश्चात एक परिकल्पना का निर्माण अवश्य किया जाना चाहिए, और उस परिकल्पना के सहारे ही हम अनुसंधान को भविष्य में मूर्त रूप दे सकते हैं।